हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज यहाँ पर हम बाल विकास की जहाँ तक क्लास किए थे पूरे संपूर्ण कोर्स में, यहाँ पे उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने शैशवावस्था तक पढ़ लिया था, उसके स्रोत, उसकी विशेषताएं लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब हमको नेक्स्ट स्टेज पढ़ना है जो कि बाल्यावस्था है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे किशोरावस्था को पढ़ेंगे, उसमें जो क्वालिटीज़ हैं उनके सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम फर्दर फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारे सिलेबस में सारे टॉपिक्स दिए हैं। आप एक बार सिलेबस से टॉपिक्स को मिला सकते हैं, सब एज़ यूजुअल जैसे टॉपिक दिया है वैसे ही है। आप फिक्र मत करिए, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। ये पार्ट 2 रहेगा आपका, और सारी चीज़ें यहाँ पे इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ती जाएंगी। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। चाइल्ड डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे पार्ट 2 रहेगा और हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। बाल विकास का सिलेबस 50 नंबर का पेपर है। डोंट मिस आउट इन लाइटली। आप अगर इसको लाइटली लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि टेट में खूब आता है, बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग जो रहते हैं सीडीपी वाले वो इसी से घूम के आते हैं। कुछ जो रहते हैं वो शिक्षण अधिगम से आते हैं, वो आपको बताऊंगी कैसे है क्या है। फिलहाल अभी आपको यही जानना है, 50 नंबर का गोल है आपका, बिल्कुल भी एकदम लाइटली मत लीजिए। ठीक है बात, चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। ये रहा आज का टॉपिक, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहीं से हमें स्टार्ट करना है। इसके आगे जितना हमने पढ़ लिया है, बाल्यावस्था, दैट मीन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की ये स्टेज है, शैशवावस्था के बाद आती है। जन्म से लेके 6 वर्ष तक शैशवावस्था चलती है, उसके बाद ये 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलती है। बाल्यावस्था को हम इंग्लिश में चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। ये हमारी दूसरी अवस्था है, इतना आप जानते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद की बाल्यावस्था का आरंभ होता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है, ठीक है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं मिला, इसीलिए मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये बात लिख देगी, आपको बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था ऐसा ऑप्शन दे देगा, आपको बाल्यावस्था टिक करना रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें फिर क्या दिया हुआ है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है। कैसी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। यह 6 से 12 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? 6 से लेके ये 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आपको इतने पैराग्राफ में एक क्वेश्चन मिलना है यहाँ पे कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। इसी तरह आपको भी पैराग्राफ खुद से पढ़ना है। जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें से फिगर आउट करिए कि इस पैराग्राफ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ये नहीं कि आप डीएलएड की ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं तभी करिए। आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें से साइड में टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसी पैराग्राफ, इसीलिए कहता है कि इंटरनल पूछ लिया। इंटरनल क्या पूछ लिया? ऐसे ही घुस घुस के पूछ लेता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस हैं, परिभाषाएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार आती हैं। टेट, सुपर टेट, डीएलएड में भर भर के आती हैं। डीएलएड में तो मान लीजिए पूछता है आपसे, मेन चीज़ पूछेगा तो आप नाम बता दोगे। अगर आपको कह दिया परिभाषा लिखने को तो आप परिभाषा लिख दोगे, आपको जो याद रहेगी, कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन टेट के पेपर में आपको कोलब्रुक की परिभाषा पूछेगा या आपको परिभाषा दे देगा तो उसमें 4 नाम दे देगा किसकी परिभाषा है, तो ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न होगी उस टाइम पे, क्योंकि लगभग परिभाषा है तो आप सब पढ़े रहते हैं। उस टाइम लगता है कि अरे मैंने इसको कहीं पढ़ा है, मुझे आता है, बट किसने कहा, ये दिमाग से क्लिक करने लगता है। इसीलिए आप जो है इसको बी फोकस्ड होकर कुछ उसमें जो है होता है ना कि कुछ हिंट लगा लीजिए उस चीज़ का, वैसे आप डेफिनेशंस को याद करिए तो आपको याद रहेंगी। ठीक है बात, अब देखते हैं डेफिनेशंस किसकी है और क्या है। पहली डेफिनेशन आपके सामने है कोल व ब्रुस। इन्होंने क्या कहा है बाल्यावस्था के लिए? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अभी आपको यहाँ ऊपर मिला कि कौन सा अनोखा काल है या कौन सी अवस्था अनोखा काल कहलाएगी, तो बाल्यावस्था। एक प्रश्न तो आपको ऑब्जेक्टिव वाला वो मिल गया। दूसरा, यह कथन किसका है? तो कोल और ब्रुस साहब का है। किसका कथन है? कोल और ब्रुस साहब का। या कोल और ब्रुस साहब के हिसाब से आप बाल विकास की परिभाषा का उल्लेख करिए। तो आपको इस टाइप से 3 प्रश्न एक ही क्वेश्चन से बन जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे कैलरिट्रिक है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक की ही अवस्था कहते हैं। मतलब होता है प्रतिद्वंदात्मक का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर की एक स्टेज होती है
क्योंकि 6 से 12 के बच्चे जो होते हैं वो अपने इस हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना जागना पढ़ना। अगर कोई आप गलत काम कर रहे हैं या आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं तो घर के पेरेंट्स भी कहते हैं ना, देखो उस बच्चे को देखो वो खेलता भी खूब है, वो पढ़ता भी खूब है, वो खूब खेलती भी है, खूब डांस भी करती है, स्कूल में भी अव्वल आती है, हर चीज़ में तो अच्छी है, देखने में अच्छी है, हर ही क्वालिटी उसके अंदर अच्छी है। अगर आपका बच्चा लापरवाही, आप कंपैरिजन करना घर में ही शुरू करवा देते हैं। तो ये कभी कभी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती, कभी कभी बहुत बेकार इम्पैक्ट डाल देती है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है या कथन किसने दिया या परिभाषा किसने कही है? तो किलपैट्रिक साहब ने कही है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था कहा जाता है। थर्ड यहाँ पर है जे.एस. रॉस। रॉस की डिफिनीशन है, जे.एस. रॉस पूरा नाम ना मिले तो आपको रॉस ऐसे मिलेगा। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल, मतलब मिथ्या का मतलब झूठ होता है, इसमें बच्चा ना झूठ बोलने लगता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। आपको यही प्रश्न दो तरीके से पूछे पड़े, दंडात्मक की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। जीवन का अनोखा काल किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। दो प्रश्न बनेगा सारी डिफिनीशन में से, इसीलिए हर चीज़ को हर तरीके से समझ के चल रही है। मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें जैसे आती हैं एज यूजुअल, ठीक है। अब देखिए, ये मिथ्या परिवर्तन काल मतलब ये है कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं ना, वो गलती कर देते हैं, या तो उसको पूरी कोशिश करेंगे कि उसको ढांक दें, अगर उनसे नहीं ढांकती बनती है तो छोड़ो, भागो खुद तेज से, तो वो भाग जाते हैं। ऐसा घर में देखने को मिलता है, छोटे बच्चे रहते हैं, कोई सामान आया है, मना किया गया है कि चीज़ नहीं करनी है, लेकिन बच्चे उसको कर देंगे, फिर उसको इधर उधर नाम या दूसरे का नाम लगा के या गायब रहेंगे या कुछ भी रहेगा। या देखिए, जैसे कोई चीज़ खाने की चीज़ रखी है और फिर चुपके से जाएगा उसको खा लेगा, फिर जब मम्मी दोबारा पूछेंगे, कोई घर का पूछेगा क्या हुआ, तो ऐसे शांत रहेगा, ऐसा मुंह बनाएगा कि उसने जैसे कभी देखा ही नहीं है, और जबकि वो खाया रहता है। तो बच्चे इसमें ना झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो अभी तो ये लड़कपन का झूठ है तो चल जाता है, लेकिन फिर आप जब यही चीज़ स्कूल बंक करने लगो, कहीं और चले जाओ, या मना किया जाए कि स्ट्रीट फूड मत खाओ, तो वो सब खाओ जो हेल्थ के लिए नुकसान करे, तो फिर वो झूठ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर ऐसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें झूठ के फैक्ट में हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम यहाँ पे इनकी विशेषताओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, बाल्यावस्था की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बाल्यावस्था की क्वालिटीज़ क्या है। ठीक है, अब आपको जैसे ये विशेषताएं कभी कभी आपसे वैसे नहीं पूछता है, आपसे जानते हैं क्या पूछेगा, आप उसके बारे में अभिप्राय करिए, आप उसके बारे में दो शब्द लिखिए, आप उसके बारे में टिप्पणी करिए। तो आप बाल्यावस्था की डिफिनीशन लिख दिए, उसकी एज लिख दिए, उसमें कुछ आपको को और चीज़ें याद है, लेकिन आप फिर और क्या लिखोगे? आपको अगर 2 नंबर में आ रहा है तो 2 नंबर लिखने के लिए एक पैराग्राफ तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा ना। अब क्या लिखोगे? तो ये सारी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड की जाती हैं। इस पर्पज़ से भी देख कर चला करिए कि हाँ, हमको ये, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आप बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए, बहुत कम पूछेगा, या तो अगर पूछेगा तो 2 लिख देगा कि बाल्यावस्था की 2 परिभाषाएं बताइए, 2 विशेषताएं बताइए, ऐसे दे देगा तो ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे वैसे अभिप्राय है, टिप्पणी है, क्या आप समझते हैं, ऐसे लिखने को आता है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता आपके सामने है विकास में स्थिरता। जो डेवलपमेंट होता है उसमें स्थिरता आती है, मतलब अब जो विकास होगा वो स्टेबिलिटी के साथ होगा। जो वो सीखेंगे, अब वो लड़कपन में नहीं सीखेंगे, ढंग से सीखेंगे, एक प्रॉपर मैनर में सीखेंगे। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शारीरिक यानी हेल्थ में, मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट, दोनों में स्टेबिलिटी आ जाती है। एक पोटेंशियल टाइप में परमानेंटली आ जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक रूप लेने लगती हैं, एक आकार में सेट होती जाती है। जैसे कोई बॉक्स है खाली है, उसको आपको फिल करना है, तो आप सबसे पहले जो चीज़ नीचे रखोगे वो एक स्टेबल में रखोगे। अगर उसको आप ऊबड़ खाबड़ रखोगे तो सारा बैलेंस ऊपर से सब डगमगा के गिर जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी है। ठीक है, बात आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक चीज़ को आप अगर एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो चीज़ें आपको याद आएंगी, समझ में रहेंगी। जब आप कोई चीज़ वहाँ पे फंसेगी तो आपको वो चीज़ का एग्जाम्पल याद आ गया ना तो आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, ये मोटिव होता है एग्जाम्पल देने का। फिर यहाँ पर है कि वह स्थिरता उसकी मानसिक और
शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूती प्रदान करती है। अब वो जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, जो परमानेंटली है, वो उसकी मेंटल और फिजिकल को, हेल्थ को, क्षमता, एक स्किलफुल, एक परमानेंटली मजबूत, एक ताकत प्रदान करती है कि वो चीज़ उसके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट बन जाती है, वो उसकी एक पावर बन जाती है। ये चीज़ अगर, क्योंकि आप कोई चीज़ अगर सीख रहे हो, स्टेबिलिटी के साथ सीख रहे हो, तो आप एक चीज़ लेवल है, 7 लेवल का कोई गेम है, एक लेवल स्टेबल हो गया तो आगे आप कूदोगे ना, बढ़ोगे। अब आपका वही नहीं क्लियर है तो आप जा ही नहीं पाओगे। आपका जब तक कोई गेम है, 5-6 लेवल का गेम है, आप एक लेवल तक क्रॉस नहीं करोगे, बार बार उसी में, और जब तक वही खेलते रहोगे, वही खेलते रहोगे, वही खेलते रहोगे, तो क्या होगा? अगर आप एक में जीत गए, स्टेबिलिटी आ गई, नेक्स्ट में कूद गए, ठीक है, फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। फिर इसी तरह क्या होता है, उसका मस्तिष्क जो है, उसकी मेंटल पावर जो है मैच्योर हो जाती है, उसका मस्तिष्क ग्रो होने लगता है, डेवलप करने लगता है, ये सब बातें। ठीक है बात, तो ये रही विकास में स्थिरता का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने है मानसिक योग्यता में वृद्धि। मेंटल में डेवलपमेंट कैसे है वो जानते हैं। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है। चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो बालक की मानसिक क्षमता होती है, जो उसकी मेंटल पावर होती है, जो मेंटल स्टेबिलिटी, उसमें कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ होती है, क्योंकि वो दिन पर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। घर पे कुछ सीखेगा, सोसाइटी में कुछ सीखेगा, खेल खेल रहा है तो कुछ सीखेगा, स्कूल गया है तो कुछ सीखेगा, पार्क गया है तो कुछ सीखेगा, कि बस सीखना ही सीखना, अच्छा बुरा सब कुछ सीखना इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। उसकी संवेदना में, उसकी प्रत्यक्षीकरण में भी वृद्धि होती है, उनकी पावर में ग्रोथ होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। अगर उसको कोई नई चीज़ दिखी जो उसने कभी नहीं देखी, वो नहीं जानता है, तो उस पर 100 क्वेश्चन आप पे थोप देगा। ये क्यों, कहाँ से आया, क्यों हुआ, किसके लिए है, मेरे लिए क्यों नहीं है, ये मेरे को कब मिलेगा, ये कब जाएगा, इसका क्या होगा, कौन लाए, इतना क्वेश्चन उसके पास भंडार रहता है इस स्टेज में कि कुछ बात नहीं है। तो ये क्या होता है, उसका मेंटल पावर डेवलप हो रहा है कॉन्टीन्यूअस, तभी वो चीज़ों को जानना चाहता है कि ये यहाँ है तो क्यों है, यहाँ कौन लाया है, इसका कलर ऐसा क्यों है, इसने कलर किस में डाला है, इस तरह की और कितनी चीज़ें होती हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन उसके पास रहते हैं। तो ये क्या, उसकी मेंटल पावर में ग्रोथ होगी। जितने उसके क्वेश्चंस की क्लियरिटी होती जाएगी, उतनी वो चीज़ें उसके मन में स्टेबल होती जाएंगी। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर थर्ड है, जिज्ञासा की प्रबलता। क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो बहुत होती है, अभी भी हम लोगों में भी देखने को मिलती है। अगर कोई चीज़ है तो जो जिज्ञासा मन में कभी किसी चीज़ को रहती, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, होती हैं। रही बात की बात, देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती, बहुत ही प्रबल होती है, क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके पास, क्योंकि उनकी मेंटल पावर डेवलप हो रही है। अब जब डेवलप हो रही है तो उनके पास हज़ारों क्वेश्चन, जानने की जिज्ञासा। अगर आप सब जो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई छोटा मोटा सा कुछ बना रहे हो, ठीक है, अब जल्दी 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 सारे इक्विपमेंट जोड़ के उनको जब तक आप बना के दे नहीं दोगे, तब तक वो इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि मतलब कोई बात ही नहीं है। या तो आप सब बैठ के पहले उनके क्वेश्चंस का आंसर दो, या तो आप उस प्रोजेक्ट को बना लो। तो ऐसी ही प्रबलता देखने को उनके अंदर मिलती है। उन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है, उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि उसके पास जितने भी सामान आते जाएंगे, कहीं जाएगा तो, घर पे रहेगा तो, कोई कुछ लाया तो, स्कूल गया तो, कहीं भी अगर उस चीज़ों से वो अनअवेयर है, उसको नहीं पता है कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, और बच्चा थोड़ा फ्रैंक टाइप का भी है, बहुत बच्चे नहीं पूछते हैं, वो छू लेंगे, देख लेंगे, हट जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस स्टेज में, सबका विकास एक साथ होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि चीज़ें नहीं ग्रो कर। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे इतने होते हैं, कुत्ते खुरपेची टाइप के होते हैं, जब उसको खुदेर पुदेर के तोड़ फोड़ कर देख नहीं लेंगे सब, तब तक उनको चैन नहीं होगा। इस टाइप की ये जिज्ञासा होती है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, हेल्प करने की जो एक वे होती है कि आप हेल्प करो, हेल्पिंग अदर्स, शेयरिंग अदर्स, तो ये अच्छे वर्ड्स होते हैं। आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे तो उनको अच्छी परवरिश में कुछ अच्छे अच्छे वर्ड को उनको शुरू से ही इंक्लूड करिएगा, तभी वो उस चीज़ों को आगे चल के अच्छे से समझ जाएंगे। बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में छात्रों और अपने दोस्तों के समूह के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में क्या होता है कि बालक जो होता है वह विद्यालय के जो छात्र होते हैं, यानी स्कूल के जो उसके क्लास के क्लासमेट्स होते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो उसके फ्रेंड्स होते हैं गली मोहल्ले के, वो सब लोग, उसके जो सिबलिंग्स होते हैं, मतलब घर में जो भाई बहन होते हैं, वो सब के साथ, समूह के साथ रहता है, और एक कंप्लीट अच्छा सा टाइम स्पेंड करता है।
बाल्यावस्था में बालक अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसमें क्या होता है, उसके सामाजिक गुणों का विकास होता है। अब देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है, सहयोग की भावना के पॉइंट में ये चीज़ है। किस अवस्था में बच्चे का सामाजिक गुणों का विकास होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ऐसे मिलेगा, आप चीज़ों को समझिए कि मैं आपकी कौन सी स्किल डेवलप करवा रही हूँ। ये चीज़ें तो आपको बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन आप उस चीज़ को समझो कि मेरा मोटिव क्या है समझाने का। आप समझ जाओगे तो आप खुद कर ले जाओगे। हर एग्ज़ाम में मैं तो मान लीजिए डीलिट के लिए पढ़ा रही हूँ तो आपको समझा रही हूँ, लेकिन अदर एग्ज़ाम जो आप और कुछ पढ़ोगे उसके लिए कैसे करोगे, तो उसके लिए आप ये चीज़ समझो कि कैसे आप क्वेश्चंस को बनाओगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, किस स्टेज में सामाजिक गुणों का विकास होता है, तो चाइल्डहुड में होता है। ये चीज़ मिल गई। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो ग्रुप में रह रहा है, स्कूल के साथ बच्चों के साथ रह रहा है, वो अपने कलीग के साथ रह रहा है, अपने सिबलिंग्स के साथ रह रहा है, पीयर्स टू पीयर्स ग्रुप्स में रह रहा है, मतलब हम उम्र के बच्चों के साथ जब है तो सामाजिकरण सीखेगा। क्योंकि अगर 10 ग्रुप में, एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, तो हर घर से अलग अलग बच्चे हैं, सबका अलग अलग सब कुछ है, तो वो उसी में सहयोग सीखेगा, सामाजिक गुण सीखेगा, फिर उन्हीं के साथ पलता बढ़ता बड़ा हो जाएगा। सहयोग की भावना, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, ये सब गुण भी डेवलप होते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नैतिक गुणों का विकास, मोरल क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत चीज़ें राइज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, बाल्यावस्था के आरंभ में ही बालक के नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। शैशवावस्था में नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये सत्य है कि असत्य है। उसको बस दिखता है, वो खेलता है, फेंकता है, तोड़ता है, मज़े करता है, छोड़ देता है। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो समझने लगता है। इस बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, जो मोरल क्वालिटीज़ है, मोरल डेवलपमेंट है, वो बाल्यावस्था में होता है। तो पहला प्रश्न तो आपको यहीं पे मिल गया कि मोरल डेवलपमेंट या नैतिक गुणों का विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है, चाइल्डहुड में होता है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर बालक में न्यायपूर्ण व्यवहार, जो जस्टिफिकेशन है, जस्टिस है, वो चाहिए होता है, वो एक गुण है, वो डेवलप होने लगता है। अगर वो सही है तो लड़ेगा, अपने घर में बताएगा, उसको मारेगा, ये कर, लेकिन मैं सही हूँ तो सही हूँ। ये चीज़ें, ईमानदारी बात आने लगती, चोरी वोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जो चीज़ रहती है दे देते हैं, ये सारी चीज़ें, सामाजिक मूल्यों की समझ होने लगती है। अब उनके अंदर जो सोसाइटी की चीज़ें हैं, घर परिवार की हैं, सो उनकी सोसाइटी उनका परिवार होती है सबसे पहले, फिर ठीक है, तो घर परिवार में सबके साथ देना लेना, सबकी हेल्प करना, सबकी बातों को मानना, ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर, झूठ नहीं बोलना किसी से, सबका आदर करना, सम्मान करना, सबकी बात को मानना, सबसे आशीर्वाद लेना, ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर डेवलप होने लगती हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है बहिमुखी व्यक्तित्व का निर्माण। अब ये एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज़ जो होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इनका भी निर्माण चाइल्डहुड में होता है। क्योंकि 6 साल तक जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो मेनली स्कूल गया, 4 साल बच्चे जो भेजे जाते हैं, फिर 2-3 साल स्कूल जाते हैं, LKG उसमें रहते हैं, तो खेल में ही व्यस्त रहते हैं, तब कुछ खास पढ़ते होते नहीं हैं। घर में ही जो पढ़ाया जाता है बहरहाल पढ़ाना चाहिए। अब तो एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हो चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, ये इसका जो मेनली विकास है ना, वो 6 साल के बाद, क्योंकि बच्चा जो है ना, थोड़ा सा ना खुलता है। वो 6 से 12 वर्ष के बाद साल में बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, उसका बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ग्रो हो जाती हैं। शैशवावस्था में तो शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, मानसिक विकास भी होता है, लेकिन मानसिक विकास बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है, क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास मेनली फोकस होगा। तो जो ये एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ है, ये शैशवावस्था में नहीं देखने को, तो बाल्यावस्था में। तो पहला प्रश्न आपको यही मिल गया कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। फिर आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी सहसा। देखिए, अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो जानते हैं। सहसावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। सहसावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनालिटी है बच्चे की, वो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट टाइप की होती है, क्योंकि वो तभी दुनिया में कदम ही रखा रहता है उसी स्टेज में, फिर उसी में खेलता पड़ता बड़ा होता है। तो ये चीज़ें हैं। और बाल्यावस्था में बाहरी दुनिया में उसकी रुचि बढ़ा है, फिर वो स्कूल जाने लगेगा, पार्क जाने लगेगा। बाल्यावस्था में जब आएगा तो बाहरी दुनिया से वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और ज़्यादा मिलेगा। सहस्रावस्था में जब बाहरी दुनिया में जाएगा तो अपने माँ बाप के कंट्रोल में जाएगा, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि वो खुद से निकलने लगता है। ठीक है, और उसका व्यक्तित्व बहिमुखी हो जाता है। फिर जब वो रह रहा है, सीख रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटिव है और बहुत इंटेंसिटी वाला है, तो वो
एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी के कहलाते हैं कि हर चीज़ को जानना, बोलना, पूछना, अपनी बात को रखना, ऐसी जो क्वालिटीज़ होती है वो एक्सट्रोवर्ट में आती है। और अंतर्मुखी जो होते हैं वो अंदर ही अंदर लगे कुढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। 10 बच्चे बैठे हैं अपना अलग खेलेंगे, चुप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ दिन भर पढ़ते रहेंगे। ये सब इंट्रोवर्ट क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे है संवेगों पर नियंत्रण, इमोशंस पर कंट्रोल। इमोशंस पर कंट्रोल, बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर अधिक अधिकार रखना, अच्छी या बुरी भावनाओं का अंतर कर पाता है, समझ जाता है कि कैसे इमोशंस है। अगर कोई डर की बात है तो डर समझेगा, प्यार की बात है प्यार समझेगा, घृणा की बात है घृणा समझेगा, बुराई है बुराई समझेगा। तो वो उस पर क्या होता है कि ऐसे 6 साल के बाद 11 साल 10 साल का होता है तो अक्सर सिखाया था ना, लड़का है मारो तो बेटा रो नहीं, लड़के रोते नहीं। तो ये गलत धारणा है, ये तो नहीं डालनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ढीठ टाइप के भी हो जाते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं बताते हैं, कोई तकलीफ है तो वो भी नहीं जाहिर करते। तो उनका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल बाल्यावस्था में लगभग देखने को मिल जाता है, शुरुआत हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अंतर करना जान जाता है, ऐसी भावनाओं को छोड़ देता है जिसके बारे में उसके माता पिता, शिक्षक और बड़े लोग वो बुरा बताते हैं। फिर इस स्टेज में क्या होता है कि अभी वो अबोध ही है लगभग, मान के चलिए। तो अगर कुछ देखने को मिलता है, उसके अंदर कुछ चेंज ऐसे दिखते हैं तो माँ बाप और टीचर्स जो होते हैं वो उस चीज़ को समझते हैं, समझना उनका दायित्व है और फिर उस चीज़ को दूर करना उनका दायित्व है कि नहीं ये चीज़ गलत है बेटा, अभी नहीं करते, बेटा ये गलत है आगे चल के करना, ये गलत है अभी नहीं करते। तो ये चीज़ें आपको समझानी होगी। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, देखिए, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना का भी विकास चाइल्डहुड में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चंस के रूप में। अब देखते हैं इसमें क्या है। शैशवावस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। अब जैसे शैशवावस्था में बच्चा दूध पीने के लिए भी अपनी माँ पर डिपेंड था, कपड़े पहनने के लिए अपनी माँ पर डिपेंड था, खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए, हर चीज़ पे वो अपनी माँ पे डिपेंड था। सबसे ज़्यादा बच्चा अपनी माँ के पास रहता है, रोता रहे माँ के पास ले जाओ देखो चुप हो जाता है। वो एक अपना लव अफेक्शन है, बात की बात है। लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ें आत्मनिर्भरता की हैं वो बाल्यावस्था में आती है। शैशवावस्था में तो पूरा तरीके से डिपेंड रहता, निर्भर रहता है अपने घर परिवार पर। बाल्यावस्था में वो अपना व्यक्तित्व कार्य जैसे नहाना, कपड़ा पहनना, धोना, स्कूल जाने की तैयारी, बैग तैयार करना, ये सब काम स्वयं कर, खुद नहा लेगा, नहा के आएगा तो आप उसे कपड़े वपड़े पहना दो, हेल्प कर दो, नहीं तो कपड़े भी खुद पहन ले। तो जो नहीं कर पाता है, जैसे शू लेस वगैरह नहीं बांध पाता तो आप बांध दो, वो कर दो, वो बात की बात है। अपना बॉटल भर लेगा, अपना टिफ़िन रख लेगा, अपना बैग पैक कर लेगा, अपना तैयार रहेगा, अपनी बस का इंतज़ार करेगा, खेल लेगा, होमवर्क कर लेगा। बस आप हल्का फुल्का उसकी हेल्प कर दो, गाइड कर दो, यही चीज़ है। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। शैशवावस्था में डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होने की जो शुरुआत है वो बाल्यावस्था में है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बाल्यावस्था होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की जो भावना है, जलन की जो भावना है वो इसमें आ जाती है। कैसे आती है, बाल्यावस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है। अगर एक कोई मिठाई का टुकड़ा है और उसको अपनी बहन को या अपने भाई को नहीं देना तो उसको वापस से खा जाएगा, या उसको जूठा कर देगा, या उसको फेंक देगा, या छुपा देगा। या कोई को बाड़ा है, अगर बहन मांग रही है, भाई नहीं देने का मन है तो फोड़ देगा या लेके भाग जाएगा। अपनी भाई बहन से हर छोटे छोटे झगड़ा कर, बैठी रहेगी तो उसे मार देगा, बैठा रहेगा तो उसे धमकिया देगा, कुछ भी कर देगा और फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे ये सब जो चीज़ें होती हैं बाल्यावस्था में देखने को मिलती है, हम आप भी कभी किया करते थे। बहरहाल आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। ये स्वरूप का मतलब ये है, अभी तक जितनी उनकी क्वालिटीज़ थी हमने उनके बारे में जाना, लेकिन अब आपको ये समझना है कि आप उनको पढ़ाई की तरफ कैसे बढ़ा सकते हो, ऐसा क्या करोगे जिससे पढ़ाई की तरफ वो मोटिवेट होंगे। खेल खेल में और बहुत सारी चीज़ों में कैसे उनका पढ़ाई की तरफ रुझान होगा, कैसे उनको इस चीज़ में पढ़ाई का भी नॉलेज हो जाएगा, ये बात इसके अंदर है। यही है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। अब देखते हैं पॉइंट वाइज क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि बाल्यावस्था में बालकों की रुचि में परिवर्तन आता रहता है। उनकी जो रुचियाँ होती हैं, इंटरेस्ट होता है, उसमें चेंज आता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए उसकी पुस्तक के विषय में रोचकता और विभिन्नता होती। कभी उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा तो कभी जो उनको सब्जेक्ट आता जाएगा वही उनको अच्छा लगेगा, यही होता है। शुरू से तो नहीं बताया कि आपको फिजिक्स पसंद है या आपको एसएसटी पसंद है, लेकिन आप जिस चीज़ को पढ़े आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, आप उसको ज़्यादा पढ़ते गए, उसमें और घुस के पढ़ते गए, बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछे, तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। आपको जो सब्जेक्ट आएगा वो बच्चे का फेवरेट है, ये फिक्स्ड है। तो ये बात हो जाती है कि
रुचियों में परिवर्तन होता है, फिर विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट उनके बदलते रहते हैं, फिर जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है ये चीज़ें उनको शिक्षा के स्वरूप में, अब जैसे उनको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, इन्वायरमेंट से चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर वो उन्हें घूमना बहुत अच्छा लगेगा, तो बाहर जहाँ जाएंगे वहाँ पे चीज़ों को, बाहर सपोज करिए पार्क में गए तो सीख के आएंगे, चिड़ियाघर में गए तो वहाँ पे सारे जानवरों को देखे तो एक क्या हुआ, विकास तो हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ, ऐसी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक की सभी जिज्ञासाओं को उत्तर मिल सके। ये एक ऐसा टाइम होता है कि अगर बच्चा आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो आप उसको गलत ना बताओ, आप उसको सही बताओ जो वो समझ, क्योंकि अभी उतनी समझ तो है नहीं और कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, घर की राज की बात वो पूछ रहा है, कोई चीज़ उसके सामने है, कोई दिक्कत है, उसकी क्लैरिटी को दूर करो, तो इससे भी क्या होता है कि वो उस लेवल को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाएगा कि इसका ये कंप्लीट हो गया, आप उसको आगे की चीज़ें जाननी है। तो इसमें ये भी एक बाधा का रूप नहीं बनना चाहिए कि आप उसको टाल दो, बेटा कल बताएंगे, तो ये गलत है। तो ये भी एक शिक्षा का स्वरूप है। तीसरा है बाल्यावस्था में बालक में घूमने की तीव्र प्रवृत्ति, बाहर जाने की बहुत इच्छा होती है, इसलिए विद्यालय में पर्यटन या स्काउटिंग का जो कार्यक्रम है वो टीचर हैं तो उनको पार्क ले जाना चाहिए, मंदिर भी ले जाना चाहिए, जू ले जाना चाहिए, बहुत जगह घुमाने ले जाना चाहिए ताकि उनको हर चीज़ को, मंदिर भी सीखने की जगह ऐसा नहीं है, बहुत सारे धर्म रिलेटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब कुछ सिखाना चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे किशोरावस्था। अभी तक हमने बाल्यावस्था के बारे में डिटेल में जाना, उसकी क्वालिटीज़ को जाना, उसकी परिभाषा को जाना, उसके शिक्षा के स्वरूप को फुल डिटेल में डिस्कस किया। आपकी 2 स्टेज अच्छे से कंप्लीट हो गई। तीसरा स्टेज है किशोरावस्था। हमने शैशवावस्था पढ़ लिया, ठीक है, हमने बाल्यावस्था पढ़ लिया। अब तीसरा है किशोरावस्था, दैट मीन एडोलसेंस की स्टेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही तो मेन राजा है हर एक स्टेज का, एक शैशवावस्था, एक किशोरावस्था, बाल्यावस्था तो बीच का ब्रिज है। अब इसको समझना बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। बाल विकास की अवस्था में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। बाल विकास में शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक चलता है। प्रौढ़ावस्था जब जैसे शुरू होने वाली रहती तब तक ये चलता है। ठीक है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। पहला प्रश्न आपको यहाँ मिला, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर है किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज है, जिसको टफेस्ट काल या टफेस्ट टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि यह बाल विकास की तीसरी अवस्था, यह बाल विकास की तीसरी स्टेज है। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है, इसका टाइम पीरियड है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस लैटिन भाषा का एक शब्द है, एडोल्सेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ें, एक तो आपको ये प्रश्न मिला 1 नंबर का, दूसरा आपको ये पता है 2 नंबर का, फिर कहाँ से है, लैटिन भाषा का शब्द है ये, एडोल्सेयर से बना। ये आपको अगर पूछेगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछने की चांस है, ये पूछता है कभी कभी। और इसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना, अग्रसर रहना, परिपक्वता की आगे बढ़ा। तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन इस एडोलसेंस से मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ये लैटिन भाषा वाला ना ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, बहुत पूछता है, डीएलएड में तो पूछता है। अब यहाँ पे हम उनकी परिभाषाओं के बारे में डिटेल में जानेंगे, डेफिनीशंस क्या है। पहली डेफिनीशन आपके सामने है रॉस साहब की, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, दिख रहा है। किशोरावस्था में वही सारी क्वालिटीज़ रहेगी देखने को जो शैशवावस्था में थी, तो उनका क्या है, रेपिटेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रो एंड क्रो साहब ने क्या कहा हुआ है, किशोरावस्था किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते, किशोर ही जो प्रेजेंट की पावर है उसको, और जो आने वाली आगे की कोई आशा है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है किशोरावस्था के लिए। ठीक है, कुल्हन ने एक परिभाषा दी है कि किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य की संक्रांति का काल है। संक्रांति का काल का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत बुरी हो जाती है, बहुत बच्चे बहुत अच्छा डेवलपमेंट करें तो बहुत ज़्यादा बहुत बेकार डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये एक संक्रांति का काल कहलाता है, ऐसा कुल्हन ने कहा है। ठीक है, बात आगे बढ़ते, अभी तक की अच्छी डिफिनीशंस में से जो आती है वो रॉस की डिफिनीशंस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है, ये तो आपको बुक में थी तो मैंने ली है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है किलपेट्रिक साहब ने किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो ये देख सकते हैं किलपेट्रिक साहब ने कहा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए
अब यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को 2 पार्ट में बाँटा है। कौन-कौन सा? पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का टाइम पीरियड है वो 12 से 16 साल तक के लिए है और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 है। ये देखने को आपको मिल सकता है। आपको इसका टाइम पीरियड तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ पूछेगा जिसमें जैसे बहुत कन्फ्यूज़न कैसे होती है। बहुत सारा ऐसा पूछ लेगा कि बच्चा विद्यालय जाना कब प्रारंभ करता है, तो आपको उत्तर बाल्यावस्था दे देगा, आपको पूर्व बाल्यावस्था दे देगा, आपको शैशवावस्था दे देगा। तो अधिकतर तो बच्चे शैशवावस्था टिक कर देंगे क्योंकि वो उसमें 4 साल में जाने और 4 साल की जो स्टेज है वो शैशवावस्था में आती है, लेकिन इसका आंसर लगभग देखने को जो है वो पूर्व बाल्यावस्था दिखता है क्योंकि वही बाल्यावस्था शुरू होती है, शैशवावस्था वही ख़त्म होती है। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है क्योंकि उसमें 2-2 आंसर सही लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको टेट में भी बहुत बनता है, ऐसे इन सब चीज़ों में बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कोई चीज़ें अगर दी हुई तो उसका कोई मतलब है, ऐसे नहीं दी हुई है। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या है, डोलसेंस की क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं जैसे हमने फर्दर और स्टेजेस के बारे में जाना है। पहली विशेषता आपके सामने है विकासात्मक विशेषता। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल किशोरावस्था को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण पर बहुत सारे इसमें शरीर में चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चेंज देखने को मिलते हैं। लड़की हो या लड़का, बहुत अब चेंज कैसे मिलता है वो आप जाएँ, वजन में, उनका वेट में होता है बहुत, कभी बच्चे मोटे हो गए या कोई बहुत पतले ही रह गए। इस लंबाई में तेज़ी से ग्रोथ, लंबे बहुत ज़्यादा सराहट से बढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। रिश्तेदार बाद में अरे बाप रे इतना लंबा हो गया, इतनी लंबी हो गई, ऐसे बोलते हैं। मांसपेशियाँ मसल्स की भी इंक्रीमेंट होती है। शारीरिक ढांचे में दृढ़ता आती है क्योंकि ये एडोलसेंस की जो स्टेज होती है 18 साल टीनेजर के टाइम पे चलती रहती है। ये 12 से 18 साल का जो एक अच्छा सा टाइम पीरियड का जो गैप होता है, इससे बहुत कुछ चेंज होता है, बॉडी में बहुत चेंज हो, हार्मोन्स भी बहुत चेंज होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, तो ये विकासात्मक विशेषता कहलाएगी किशोरावस्था की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता की भावना। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वतंत्रता की भावना, ठीक है। फ्रीडम की जो भावना है वो भी इसमें बहुत देखने को मिलती है। कैसे? किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल होती है। इसमें बॉडी को लेके और मेंटल को लेके इनकी जो भावना है बहुत प्रबल हो जाती है, बहुत मतलब इम्पैक्टफुल हो जाती है। और किशोरावस्था में किशोरों में बड़ों की आज्ञा मानकर स्वतंत्र तरीके से काम करने की, इसमें क्या होता है बड़ों की बात को मान के वो अपने तरीके से, जैसे कोई काम किसी को करना है तो बड़ों से परमिशन ले लेंगे, फिर उसको वो अपने तरीके से करेंगे। या नहीं कर पा रहे तो अपने बड़ों की हेल्प लेंगे, जैसे जैसे वो गाइड करते जाएंगे वैसे करते हैं। तो स्वतंत्रता की भावना का मतलब अगर उनको कुछ करना रहता है तो वो बता देते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो परमिशन ले लेंगे। अगर कोई डांटने की बात है तो नहीं करेंगे, बट अगर ऐसा कुछ है कि उनको करना है, मतलब उसमें क्या होता है कि वो हर चीज़ से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यही चीज़ इसमें है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है संवेगों की स्थिरता। जो इनके इमोशंस होते हैं उसमें स्थिरता आती है, यानी कि वो स्टेबल होते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में आवेग और संवेग की बहुत प्रबलता होती है। इसमें इमोशंस जो होते हैं कंट्रोल करवाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे अस्थिरता के साथ रहते हैं। संवेगों में अस्थिरता, संवेग को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें उम्र रहते कोई काम करना है, उनको घर वालों ने मना कर दिया तो देखिए तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। आप उनको मना कर दी वहाँ नहीं जाना है तो रोना, नकाना, खाना खाना, ये तमाम क्वालिटीज़ बच्चे दिखाते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो उनको क्या होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए वह विभिन्न अवसरों विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। कोई दिक्कत है कोई चीज़ें हैं तो कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है, ऐसा भी देखने को बहुत बार मिला है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावस्था कहा जाता है क्योंकि किशोर और इस अवस्था में किशोरों के साथ बहुत से एक शिशु के साथ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चे एक शिशु की तरह इसमें भी व्यवहार करते हैं, वही सारी, क्योंकि सारी चीज़ें नई नई होने लगती है ना। कोई बच्चे अगर बहुत ही प्रगतिशील है तो वो चीज़ें, उनका जो एक लुक आपको देखने को मिलता है उस टाइम में वो बहुत अच्छा मिलता है। वो समझते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ सारा काम अच्छे से कर ले जाते हैं, हर एक क्वालिटीज़ को, हर एक समय को अच्छे से जीते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। इतनी उद्ग्रता रहती है या इतनी व्याकुलता रहती है जानने की कि वह एक शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और वातावरण में समायोजन का मतलब उनके ऊपर इफेक्ट डाल देती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको समायोजन कैसे करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे सबके साथ चलना है। ये सब चीज़ें भी वो नहीं कर पाते, जैसे शैशवावस्था में वो नहीं कर पाते वैसे वो किशोरावस्था में भी नहीं कर पाते। ये भी दिक्कत कुछ बच्चों में देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है कि किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस स्टेज में क्या होता है, जो किशोर होते हैं उनका जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, वो लगभग ऑलराउंडर टाइप का चेंजेस ले आता है। वो हर तरफ जो है चाहते हैं कि हम हर फील्ड में एकदम आगे हो जाएं, हर फील्ड में एकदम आगे बढ़ जाएं, फटाफट बढ़ जाएं, बहुत जल्दी जल्दी सीखने की चाहत होती है।
ऐसा तो होता नहीं है कि 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे का ज्ञान ले लेगा, वो अपने स्टेज के हिसाब से होगा। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, वो उनके सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं वो चाहते हैं सब फटाफट हो जाए, बहुत तीव्रता के साथ परिवर्तन होता है। सिक्स पॉइंट यहाँ पे है इस अवस्था सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर है, इस अवस्था तक उनमें आत्मसम्मान की भावना जो है वो उसका पर्याप्त विकास, इसमें आत्मसम्मान की जो भावना है वो डेवलप हो जाती है बच्चों में। वह अपने बच्चों को बच्चा मानकर, वह अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानने लगते हैं। वो जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को बच्चा नहीं मानते, वो फिर बड़ा मानने लगते हैं, अरे मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। किसी प्रकार की उपेक्षा सहन करना उसके लिए कठिन होता है। अगर कोई थोड़ा सा मजाक कर लेता है या कुछ भी बोल देता है, कमेंट कर या टॉन्ट कर दिया, मजाक में, तो वो बहुत बुरा मान, बहुत सीरियस लेते हैं बहुत सारे बच्चे कि ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे हिम्मत हो गई। तो ये आत्मसम्मान की अहम भाव की जो भावना है वो भी बहुत पर्याप्त रूप से विकास हो जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नया टॉपिक चला। इससे पहले हमने बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था की जो विशेषताएं थी, जो शिक्षा का स्वरूप था, उन सबको फुल डिटेल में जाना। अब नया टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास। ये शारीरिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में चैप्टर से आपका इसका शारीरिक विकास का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, उसमें आपको हर एक स्टेज का शारीरिक विकास बताया गया है। मैंने शैशवावस्था का शारीरिक विकास से शुरुआत की इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, टेट, सुपर टेट में भी, डीलेट में भी। देखते हैं क्या है इसके अंदर, डिटेल में जानते हैं। सहस्रावस्था में शारीरिक विकास है, इन्फेंसी की स्टेज जो जन्म से लेकर 6 साल तक चलती है, उसमें क्या होता है शरीर का विकास, वो जानते हैं। पहला है शिशु का आकार, साइज। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जब बच्चा पैदा होता है 20 इंच का लगभग होता है। बालक बालिका से 1/2 इंच अधिक लंबे होते हैं। लड़के जो होते हैं लड़कियों से 1/2 इंच ज़्यादा लंबे होते हैं। पहले वर्ष में शिशु की जो लंबाई होती है वो 27 से 28 इंच। 1 साल का जब बच्चा होता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो 27 से 28 इंच होगी। दूसरे साल में जब जाएगा तो 31 से लेकर 33 इंच तक होगी, और 6 साल तक लगभग वो 40 से 44 इंच का होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में जो शरीर का आकार है, वो जो बच्चे 1 साल का लगभग, शैशवावस्था की जब एंड होने लगती है, 6 वर्ष तक का होने लगता है, तो 40 से 44 इंच का लगभग रहता है। लेकिन अभी आपसे ये नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपसे जो पूछेगा वो यही है कि जब जन्म लेता है तो क्या है, तो 20 इंच है। और थोड़ा सा ये भी एक क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है कि 1/2 इंच जो है लंबे रहते हैं। ये आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। शिशु का भार, हमने आकार जाना, अब हम भार जानते हैं, उनका वेट क्या रहता है। जन्म के समय बालक बालिका से अधिक होता है। जो बच्चा होता है लड़का, लड़के की जैसे लंबाई ज़्यादा थी वैसे उसका भार भी ज़्यादा होता है लड़के का इन कंपैरिजन टू लड़की। नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड होता है। प्रथम 6 माह में शिशु का भार दुगना होता है, लेकिन जैसे ही वो 6 महीने का होता है उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, और वर्ष में 3 गुना, और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में लगभग 20 से 25 पाउंड हो जाता है, और छोटे वर्ष मतलब 40 से, जब पूरा एंड होने लगता है शैशवावस्था, तो मान के चलिए कि 40 पाउंड तक उनका वेट हो जाता है। वेट से आपको ये ध्यान रखना है कि जो है नवजात शिशु का 6 से 8 पाउंड तक उनका वेट होता है, और बालक का जो भार होता है वो बालिकाओं से ज़्यादा होता है। ये आपको 2 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर मिल सकता है, चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में शिशु की मांसपेशियाँ, जो मसल्स होती हैं, उनका क्या विकास होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुछ भार का 23% होता है। उसकी पूरी बॉडी के होल पार्ट का कुछ भार जो है वो 23% भार जो है मांसपेशियों का लगभग है। धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। उसकी जो भुजाएं होती हैं उनका विकास बहुत जल्दी होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दोगुनी और टांगें लंबा 1.5 गुना हो जाती हैं। भुजाएं बढ़ जाती हैं, टांगें जो हैं वो भी 1.5 गुना बढ़ जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक उनकी मांसपेशियों में लचीलापन आता है। फिर जो 6 साल के जब होते हैं उनकी मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती, ये सब देखने को मिलता है। ये सब एक फैक्टर है। चौथा यहाँ पर है हड्डियों का विकास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्या है। नवजात शिशु की हड्डी छोटी और कोमल और लचीली होती है। नवजात शिशु जो होता है उसकी हड्डी कोमल होती है और लचीली होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 270 होती है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएगा बहुविकल्पी में, तो इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए, हड्डियों की संख्या 270, और कैल्शियम, फॉस्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है। जो हड्डी मजबूत बनती है या मजबूत रहती है तो उसमें कैल्शियम चाहिए, उसमें फॉस्फोरस चाहिए और अन्य खनिज पदार्थ चाहिए। इनके कॉम्बिनेशन से वो मजबूत रहेगी। तो आपको ये एक प्रश्न बनेगा और एक प्रश्न आपको ये बनेगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फोर्थ फैक्टर आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में शिशुओं के दांत टीथ क्या है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, लगभग 7वें मास में दांत निकलना शुरू हो जाता है। ये परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, इनको दूध के दांत कहा जाता है, जिसको विजडम टूथ भी कहते हैं। 1 वर्ष की आयु में इनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक सब दांत निकल जाए। 4 साल के जब बच्चे होते हैं सब दांत निकल जाते हैं, उनके जो टेम्पोररी टूथ होते हैं या दूध के दांत होते हैं। और इसके बाद एक दांत गिर जाता है और 5 से 6 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकल 6 वर्ष तक होते रहते हैं। शैशवावस्था लगभग समाप्त होने वाली है, तभी उनके एक एक दांत निकलना, 2-2 दांत निकलना, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बनेगा यही मिलेगा कि 7 से 8वें महीने में दांत निकलना शुरू होता है। यही आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न इससे बनेगा। शैशवावस्था में ही दांत निकलना होता है, वो भी दूध के दांत। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सिर और मस्तिष्क, हेड और ब्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। हड्डी से बनेगा, दांत से बनेगा, इससे बनेगा। आप देखिए क्या है। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसका सिर जो होता है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर से बड़ा होता है, भारी भी होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई के 1/4। जन्म के समय जब जन्म लेता है तो उसकी जो शरीर की लंबाई होती है और जो उसके सिर की लंबाई होती है वो 1/4 होती है उस अपनी पूरी शरीर की लंबाई का। प्रथम 2 वर्ष में सिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हर दूसरे साल पे प्रथम 2 साल में जो है सिर बहुत जल्दी बढ़ता है और उसके बाद विकास की गति धीमी। फिर जो शेप है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब जो गति पहले तेज़ थी वो बाद में धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 300-350 ग्राम रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो मस्तिष्क का ग्राम होता है वो 350 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको डीएलएड में यही पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में भी आ सकता है। 6 वर्ष तक की आयु में लगभग 1260 ग्राम हो जाता है। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जन्म लेगा तो 350, फिर 6 साल तक आप उसका 1260 या 1250 देखने को मिल सकता है। और जो वयस्क का मस्तिष्क का ग्राम है ये 14 ग्राम नहीं, यहाँ पे 1400 ग्राम होगा। ये गलत है, 14 ग्राम नहीं होगा, 1400 ग्राम होगा। ये जो बड़े लोग होते हैं उनका जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। इससे स्पष्ट है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क के भार की वृद्धि तीव्र गति से होती है। इससे ये क्लियर होता है कि शैशवावस्था में जो मस्तिष्क का भार है उसकी जो गति में तीव्रता होती है वो शैशवावस्था में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेजेस। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे दिया है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या है ये जानते हैं। भार और लंबाई, यहाँ पे भी वही बात है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इस अवस्था में बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो बालक के भार के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालक भार में अधिक रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 9 साल 10 साल तक लड़कियों का जो वेट है वो ज़्यादा रहता है लड़कियों के वो कंपेरिजन में, और लड़कियां जो होती हैं उनके जो भार होते हैं वो बाद में बढ़ते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक आते आते 80 से 90 95 पाउंड हो जाता है। इस अवस्था में लंबाई 2 से लेकर 3 इंच तक बढ़ती है। इसमें क्या होता है, जो लंबाई होती है वो जैसे 40 पाउंड 44 पाउंड वहाँ पे थी, उससे फिर 2-4 इंच और बढ़ जाती है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे है हड्डी और दांत का है, बोन और टीथ का है। क्या है, इस अवस्था में हड्डियों में मजबूती और दृढ़ता आती है। अभी तक क्या था कि हड्डियाँ बन रही थी, जल्दी जल्दी विकास हो रहा था भुजाओं का, टांगों का। अब हड्डियों जो है उन्हें दृढ़ता आ रही है, उसमें स्टेबिलिटी, वो मजबूत बन रही, स्ट्रॉन्ग बन रही है। अब इनकी संख्या जो है वो 350 तक बढ़ जाती है। इनकी संख्या 350 तक बढ़ जाती है। दांतों में स्थिरता आना प्रारंभ हो जाती है। दांतों की संख्या 32 हो जाती है। बाल्यावस्था 6 से 12 चलती है। और जो है बालक की अपेक्षा बालिकाओं के दांतों का स्थिरीकरण, मतलब बालक के लड़कियों का जो दांत है उनका स्थिरीकरण जो होता है वो लड़कों के कंपेरिजन ज़्यादा होता है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर तीसरा है सिर और मस्तिष्क, हेड और माइंड के बारे में है। बाल्यावस्था में शरीर और मस्तिष्क में परिवर्तन होता रहता है। 5 वर्ष की आयु बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के भार का 90-95% हो जाता है। 5 साल का जब बच्चा होता है तो बालक के जो मस्तिष्क का भार है उसके शरीर के भार का, उसके बॉडी के भार का 95% हो जाता है। इस प्रकार 9 वर्ष की आयु में बालक के भार का जो मस्तिष्क का भार है वो 90% हो जाता है। इसमें सब में आपको ये फैक्टर्स है, बुक आपके सिलेबस में थे इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। हमने शैशव में देखा, बाल्या में देखा। इसमें पहला पॉइंट है भार, हम उसके बारे में जानेंगे। किशोरावस्था में बालक का भार 43 केजी से प्रारंभ होकर अधिकतम तक पहुंच जाता है। ज़्यादातर बालकों का भार 50 केजी के आसपास, क्योंकि ये जो स्टेज होती है 12 से 18 की चलती है, तो इसमें 40, 42, 43 ऐसे वेट रहता है बच्चों का।
पूर्व किशोरावस्था में किशोरियों का भार अधिक हो जाता है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का भार ज़्यादा होता है, पर उत्तर किशोरावस्था में किशोर का भार फिर ज़्यादा होगा। लेकिन उत्तर किशोरावस्था जब आती है तो लड़कों का भार फिर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लंबाई है, लेंथ के हिसाब से यहाँ पे बातें हैं। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक और लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक। लड़के 18 साल तक बढ़ते हैं, लड़कियाँ 16 साल तक बढ़ती हैं। पूर्व किशोरावस्था में किशोरियाँ जो है तीव्र से पूर्व किशोरावस्था में लड़कियाँ जो होती हैं वो कुछ जल्दी से बढ़ती, तीव्रता से बढ़ती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। लेकिन उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तक बढ़ जाती है और ये अवस्था जब कंप्लीट होती रहती है लगभग, तो उनकी जो एक लंबाई का पूरा होना रहता है कि हाँ पूरी हो गई है, तो 18 साल तक लगभग सब बड़े हो जाते हैं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है और ये स्टेज भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बात रही लंबाई की। तीसरा है हड्डी। अब किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। किशोरावस्था में 206 है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिर व मस्तिष्क के बारे में। वो क्या है, इस स्टेज में क्या होता है कि सिर और मस्तिष्क का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है और मस्तिष्क का जो भार है वो 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक हो जाता है। पहले जो हम बाल्यावस्था में पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि वयस्क का उस समय 1400 ग्राम था, लेकिन किशोरावस्था में जब बच्चा आ जाता है तो उसका भार जो है मस्तिष्क का 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक देखने को मिलता है, हो जाता है। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाएगा। हड्डियों का नंबर पूछा जाएगा, ये आपको 2-4 चीज़ें जो है इन सब चीज़ों से याद रखनी है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमने शारीरिक विकास के बारे में देख लिया है। बुद्धि के बारे में जानने से पहले हम उसके अर्थ के बारे में समझेंगे। किसी कार्य की स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे ज़्यादा बेहतर अनुकूलित विकल्प का चुनाव करके अपने लक्ष्य को हासिल करना ही बुद्धि है। जैसे कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन दिए हैं कि आपको ये चूज़ करना है, ये चारों बेस्ट है, लेकिन उन चारों में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है जो आपको अपने एम तक पहुंचा देगा। आपको एक जगह पहुंचना है तो वहाँ पे आप बाई बस जल्दी पहुंचेंगे, बाई ट्रेन जल्दी पहुंचेंगे, बाई बाईसाइकिल जल्दी पहुंचेंगे, बाई फ्लाइट जल्दी पहुंचेंगे, वो आपको चूज़ करना रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा विकल्प चूज़ करने का वह रास्ता जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा दे, जो आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके यूज़ करें, वही हमारी यहाँ पे बुद्धि है, बहुत आम भाषा में। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बुद्धि की परिभाषाएं। इससे आपको अर्थ नहीं पूछेगा, अब आपसे मेन चीज़ जो आई है वो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा बुद्धि के टॉपिक से अगर कुछ पूछा जाता है तो परिभाषा है वो। और मैंने अच्छी परिभाषाओं को लिया है, परिभाषाओं तो बहुत है लेकिन जो पूछी जाती वो फेमस टाइप की ली हुई है। गाल्टन के अनुसार क्या है बुद्धि की परिभाषा, वो जानते हैं। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति मतलब पहचानना। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या बेस्ट है चूज़ करना। फिर आगे बहुत सारे अगर आपके पास एग्जाम्पल रखे हैं तो बेस्ट ऑप्शन को लेके काम करना या सीखने की ये एक पावर है। तो किसने कहा है, गाल्टन साहब ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनीशन क्या है। बर्ट के अनुसार डेफिनीशन यहाँ पर है बुद्धि की। बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजक करने की जन्मजात योग्यता है। ये एक जन्मजात योग्यता है, क्वालिटी है जो नवीन परिस्थितियों में अभियोजक करने की। यह एक ऐसा सापेक्ष रूप जो आपके सामने रहता है, उसमें नवीन परिस्थितियाँ, नई सिचुएशंस को क्रिएट करना या नया रास्ता बना देना, तो वो ये एक जन्मजात क्वालिटी होती है। बहुत सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो अपना रास्ता बना लेते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये एक बुद्धि की परिभाषा है बर्ट साहब के हिसाब से। तीसरी यहाँ है बकिंघम के अनुसार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है बहुत बार। सीखने की शक्ति बुद्धि है। जो सीखने की शक्ति है, जो लर्निंग की एबिलिटी है, जो लर्निंग की पावर है, वही बुद्धि है। किसने कहा है, बकिंघम साहब ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टर्मन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, डीएलएड में बहुत आती है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है, आपको लिखने को मिल जाएगा। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। कथन किसका है, टर्मन साहब का है। यहाँ पे एक शब्द है अमूर्त वस्तुएं। अमूर्त वस्तुएं मतलब वो है जो अकल्पनिक है, जो हम देख नहीं रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, वही अमूर्त है, जो हमारे सामने नहीं है। ठीक है, बात नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वुडवर्थ के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बुद्धि की परिभाषा दी, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, ये एक काम करने का प्रोसेस है। आप किसी काम को करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपका पोटेंशियल तो लगेगा ही, लेकिन आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि मैं क्या रास्ता करूँ कि जल्दी से उस चीज़ को अच्छे से तरीके से कर पाऊँ। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आधा ही काम करो, पूरा काम करो, लेकिन सही मैनर में करो और टाइम टू टाइम हो भी जाए। तो ये एक कार्य करने की विधि है, या एक तरीका है, या एक प्रोसेस है। वुडवर्थ के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेफिनेशन।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। टर्मन के अनुसार टर्मन ने क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, वो अमूर्त चिंतन, सोचने की क्षमता है, जानने की, मतलब आपको रीजनिंग करने की क्षमता है, आपको चिंतन करने की क्षमता। बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, वो चिंतन करने की क्षमता, एक एबिलिटी होती है, एक स्किल होती है, ऐसा टर्मन साहब ने कहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी हमने यहाँ पे परिभाषाओं के बारे में पढ़ा है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बुद्धि का ही है, बुद्धि की विशेषता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अभिप्राय लिखने को आएगा, टिप्पणी लिखने को आएगा, उसके बारे में लिखिए, ऐसा लिखने को आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे है बुद्धि की विशेषता। पहला पॉइंट है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। ये एक बाय बर्थ पावर होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, हमको हेरिडिटी से मिलती है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें, बहुत बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान निकलते हैं, लेकिन अब तो अपवाद भी देखने को मिलता है। लेकिन एक बात कही गई है, मेनली 99% सही होते हैं, 1-2% चांस है कि वो ख़राब हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत शार्पनेस माइंड के होते हैं। पहली बात ये सही हो गई। दूसरी है सीखने की क्षमता है। ये क्या है, एक लर्निंग की एबिलिटी है। आप इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ आप बहुत एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं, तो ये एक लर्निंग सीखने की क्षमता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इसका राइट एग्जाम्पल आप देखिए कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कहा गया है ना। तो क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने समय में हुई थी, उनको उदाहरण देखकर हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पुराना अनुभव बहुत अच्छा होता है। आप एक बार डिलीट पेपर दे लेंगे, समझ जाएंगे कि क्या कैसे करना, नेक्स्ट में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वही कह रहा है कि बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, बात नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पर है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि क्या है, ये बहुत सारी एबिलिटीज़ का, क्वालिटीज़ का एक ग्रुप है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और उसको मिलाकर एक अच्छा काम, अपने एम तक पहुंचना, लक्ष्य तक पहुंचना हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, वातावरण, इन्वायरमेंट, दोनों का अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा अगर माहौल देंगे तो बच्चा अच्छा पले बढ़ेगा, आप ख़राब माहौल देंगे तो वही वो भी आगे चल के करेगा। तो ये भी आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालता है। ठीक है, बात आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मुझे कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। आपने ही कहा था कि आप पहले सीडीपी पूरी करवाओ फिर और सब्जेक्ट, इसलिए मैं सीडीपी और मैथ दोनों कॉन्टिन्यूस सीरीज वाइज ढंग से लेके चल रही हूँ। थोड़ी टाइम की दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि आप दे रहे हो, तो चीज़ें रिलेट करके पढ़ लो, आपका काम हो जाए। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है बुद्धि के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ठीक है, बुद्धि के प्रकार मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने, नाम देखिएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह मानते हुए बुद्धि को निम्नलिखित प्रकार में बांटा है। अब किसने बांटा है, कई लोग हैं। यहाँ पे जो बुद्धि का प्रकार आपको पढ़ना है या जानना है, डिलेट में है, वो थॉर्नडाइक ने बांटा। किसने बांटा, थॉर्नडाइक ने बांटा, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं, 3। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, कामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। ये 4 नाम एक के हैं, बहुत कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चारों लिख दिया है। आप मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, कामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, कुछ भी लिख सकते हैं, सब सही है। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल, अब आपको ये मिलेगा कैसे, आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, आपको भी संख्या में भी पूछ लेगा, नाम में पूछ लेगा, आपको जो है बोलेगा गामक बुद्धि का अभिप्राय बताइए, गामक बुद्धि क्या होती है, यांत्रिक बुद्धि का 2 उदाहरण बताइए, आपको ऐसे एग्जाम, मूर्त बुद्धि का 2 उदाहरण बताइए, सामाजिक का उदाहरण बताइए, सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बात आगे देखते हैं। अब मूर्त बुद्धि के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। मूर्त बुद्धि, अब हम अमूर्त बुद्धि के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त का मतलब है जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, काल्पनिक है, हम सोचते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता है, एक ऐसी इंटेलिजेंस की क्वालिटी है, एबिलिटी है, स्किल है, जिसकी मदद से गणित जैसे मैथ, शाब्दिक चीज़ें या सांकेतिक सिंबॉलिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको सोचा जाता है, चिंतन, मैथ जो है प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है, फॉर्मूलेज वगैरह आपको याद करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मन में ही कैलकुलेट करके बताना होता है, बड़े बहुत सारी चीज़ों को मन में ही कैलकुलेट कर, इतने का ब्याज इतना होगा, इतने का इतना होगा, ये इतने में है तो वो उतना होगा, वो फिर उनको मैथ और कैलकुलेशन की जगह पे कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते हैं। बहुत बड़े अमाउंट की कोई प्रॉब्लम है तो बात की बात है, वरना वो
मुँह से बता देते, तो क्या है वो चिंतन करने लगते हैं। तो ये चीज़ देखने को जो गणितज्ञ होते हैं उनमें मिलती है। ठीक है, बात आगे देखते हैं इसी में क्या है। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने, लिखने और तार्किक प्रश्नों को, जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं कि 12 बजे घड़ी यहाँ थी, 15 मिनट बाद घड़ी यहाँ हो गई, फिर ये इतने बजे सब लोग दौड़ के आए तो घंटी तब बजी है, तो सब कितने बजे मिले, तो ये सब क्या रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसमें भी सबका इस्तेमाल बढ़िया होता है। ये लोग अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर विचार करके कोई काम करते हैं। तो ऐसे भी रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें राइट एग्जाम्पल आप कवि समझ लो, ये कविताएं लिखते हैं, इनके मन में जो रहता है उसको कॉपी या उसमें उतार देते हैं, ये छप जाती है, फेमस हो जाते हैं। साहित्यकार भी, जो रचनाकार होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जो चित्रकार होते हैं उनके मन में कोई चित्र आया, वो उसको ऐसे बनाते गए, कोई सुंदर सा घर, गार्डन, पिकनिक, परी, गॉड, कुछ भी। तो ये चित्रकार, ये सारे एग्जाम्पल हैं अमूर्त बुद्धि के। ये आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये लोग इसी बुद्धि का सहारा लेकर, इसी बुद्धि की योग्यता से अपनी कला का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करते हैं और विख्यात होते हैं। तो आपको जो प्रश्न आएगा, एक तो प्रकार आया, नाम आया, उसके बाद आपको ये कवि, साहित्यकार, चित्रकार, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको टिक करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके सामने है मूर्त या स्थूल बुद्धि। ठीक, मूर्त मतलब ठोस चीज़ें, फिक्स चीज़ें, स्टेबल चीज़ें जो आपके सामने प्रेजेंट है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। इसके साथ व्यवहारिक का मतलब, व्यवहार का मतलब जो चीज़ आपके व्यवहारिक को आप छू सको, देख सको, उसको टच कर सको, उसकी क्वालिटीज़ को जान सको। मूर्त बुद्धि को हम व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर मूर्त बुद्धि की सहायता लेते हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं वो मूर्त बुद्धि वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अमूर्त वाले कम मिलते हैं। हम अपने दैनिक जीवन की जो लाइफ होती है उसमें मूर्त का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मूर्त और अमूर्त मेरे ख्याल से आपका दोनों क्लियर, मूर्त और अमूर्त मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा कि मूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपके सामने यहाँ पे सामाजिक बुद्धि है। ये जानते हैं क्या है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिसका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये ऐसी इंटेलेक्चुअल बुद्धि होती है जो आपको समाज के साथ समायोजन करने का, सामाजिक परिवेश में रहने की क्षमता देती है। एक ऐसी उपयोगिता आपके सामने लाकर रखती है कि आप समाज के साथ समायोजन करके उसी के साथ पलते बढ़ते हैं। तो आपको ये भी बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है एक जीवन जीने के लिए। परस्पर सद्भाव और सद्व्यवहार, सहयोग और अन्य रुचि के साथ सामाजिक कार्य भी भाग लेना सामाजिक बुद्धि है। जैसे आपके अंदर अगर आप सामाजिक बुद्धि के हवाले हैं, जैसे कहते हैं बच्चा बहुत सामाजिक है, तो वो ऐसा ऐसे सिद्धांत रख देगा, ऐसी ऐसी बात रख देगा, फिर समाज में हंस खुल मिल के बैठेगा। कोई बात है तो भाग लेगा, कोई काम है तो कार्य करवाएगा। तो ये सब सामाजिक बुद्धि है कि उसके अंदर वो सोशल की जो इंस्टिंक्ट है, जो सोशली इंटेलिजेंट बच्चा है या ये बुद्धि काम करती है, तो वो एक समायोजन का अच्छा तरीका होता है आपको समाज में रहने के लिए। आपको अगर एक जगह आपको कहीं भी रहना तो वहाँ पे एक समाज तो होता है, ये ज़रूरी भी है। तो ये बुद्धि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे से समाज में अच्छे तरीके से रहने के लिए। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमने बुद्धि के प्रकार के बारे में जाना। अब हम यहाँ पे बुद्धि का रिलेटेड एक पॉइंट और है, बुद्धि के सिद्धांत। आपको प्रश्न इससे आता है, क्या आता है वो जानते हैं। मनोवैज्ञानिक ने बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं, उनमें से पहला सिद्धांत आपके सामने है एक खंड का सिद्धांत। क्या नाम है इसका? एक खंड का सिद्धांत। आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ये प्रश्न आपको 1 नंबर 2 नंबर हर तरीके से मिल सकता है। अभिप्राय पूछेगा, किसने दिया है ये पूछेगा। आपको या तो बुद्धि के सिद्धांत बताने होंगे, उनकी संख्या बतानी होगी, या तो उनके नाम बताने होंगे। एक क्वेश्चन 3-4 तरीके से एक टॉपिक क्वेश्चंस बनाता है। एक खंड का सिद्धांत, इसको हम बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों नाम है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक तत्व का सिद्धांत और एक खंड का सिद्धांत। दूसरा यहाँ पे है द्विखंड का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत। तीसरा है त्रिखंड का सिद्धांत। कितने सिद्धांत है बुद्धि के? मेनली 3 हैं, तो बहुत सारे, लेकिन आपको डीएलएड में जो पढ़ने हैं वो यही है। आप टेट की जब पढ़ाई करेंगे तो आपको और सारे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये 3 इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब एक खंड के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न है। पहला नाम, पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन है? बीने, टर्मन और स्टर्न है। एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जनक कौन है? किसने दिया है? ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। इन्होंने बुद्धि का एक खंड का अविभाज्य इकाई माना। इन्होंने इसको एक इकाई के रूप में माना है। उनका यह मानना था कि किसी व्यक्ति में मानसिक योग्यता एक इकाई की भांति कार्य करती है। जो उनकी मेंटल एबिलिटी होती है वो एक यूनिट के रूप में वर्क करती है, वो एक यूनिट के रूप में वर्क करती है, किसी एक चीज़ में फोकस्ड होकर काम करती है। बीने ने बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत को मनोरज का सिद्धांत भी कहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीने साहब ने क्या कहा है, जो एक तत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया है या एक खंड का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसको
मोनारिज का सिद्धांत भी कहते हैं। आपको कभी कभी ये नाम भी देखने को मिल जाएगा, पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया हुआ है। तो ये बात रही एक तत्व सिद्धांत की, जिसमें हम एक इकाई पे फोकस्ड करके किसी काम को करते हैं, उसके भांति हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है यहाँ पे द्विखंड का सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत। ये इसके प्रतिपादक कौन है ये देखते हैं। मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है। बुद्धि जो होती है वो दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है, सामान्य तत्व और विशिष्ट। दो तत्व है, एक सामान्य है, एक विशिष्ट तत्व है, इसीलिए इसको द्विखंड का सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत कहते हैं। इसे जीएस थ्योरी भी कहते हैं, जनरल और स्पेसिफिक थ्योरी। सामान्य और ये विशिष्ट का स्पेशल कुछ है नहीं, बस इन्होंने दो चीज़ों को बताया है कि कोई व्यक्ति है तो उसमें जनरल क्वालिटीज़ भी होगी, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी होगी। इस पर जनरल क्वालिटीज़ सब बच्चों में देखने को मिलती है। स्पेसिफिक का मतलब है जैसे बच्चा बहुत सामाजिक है, या बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल है, या बच्चा इस काल जो जिस काम में अच्छा होगा या जिस सब्जेक्ट में अच्छा होगा तो वो उसकी स्पेशल बुद्धि हो जाएगी। बहुत ही क्रिएटिव है, डांसिंग में अच्छा है, प्लेइंग में अच्छा है, तो ऐसे ये स्पेशल करेक्टर्स में आ जाती है। और जनरल में तो पढ़ना लिखना खेलना कूदना विकास करना कमाना रहना ये सब आ जाता है। तो ये ये दो पॉइंट है जो द्वितत्व का सिद्धांत है स्पेयरमैन ने दिया है बुद्धि के लिए। ठीक है, बात आगे देखते हैं। त्रिखंड का सिद्धांत, इनमें तीन खंड हुआ है, इसको भी स्पेयरमैन साहब ने ही दिया था, बाद में दिया था। द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बाद इन्होंने बुद्धि का एक खंड और बताया है, जिसे सामूहिक खंड के नाम से भी जानते हैं कभी कभी। इसलिए इन्होंने इस खंड में ऐसी योग्यता को स्थान दिया है जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से निम्न। इन्होंने त्रिखंड के सिद्धांत में वो चीज़ों को लाया है जो जनरल कैटेगरी से या जनरल क्वालिटीज से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी उससे कम है। ये जो खंड का सिद्धांत है ये कम फेमस है इन कंपैरिजन टू एक तत्व का सिद्धांत और द्वितत्व का सिद्धांत। उससे आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है, बहुत बार आया है, आने की बहुत चांसेस है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब मैंने यहाँ आपको बताया कि तीन जो है सिद्धांत आपके क्या पूछे जाएंगे, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में उतना ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक टेबल दे दी है, आप उन चीज़ों से अवगत रहिए। तो यहाँ आप जब उन चीज़ों से अवगत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक है, उनके बारे में जानते हैं। तो एक साइड बुद्धि के सिद्धांत है, एक साइड इसके प्रवर्तक है। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुद्धि का एक कारक का जो सिद्धांत है बी ने टर्मोनस्टर ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक का जो सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। त्रिकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। 6 से 7 कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। वर्ग घटक संगठनात्मक का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट वर्नन ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसका एक चार्ट मैंने आपको दे दिया है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, फिलहाल आप देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको टेट में पूछी जाती है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। पार्ट सेकंड में हमने और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा है, बुद्धि के बारे में पढ़ा है, शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा है, अवस्थाओं में जो थे। हम इसके आगे जितनी भी चीज़ें बची हुई ऐसे पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को पूरी फुल डिटेल में जल्द से जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए टेक केयर।